केवल राजनीतिक नहीं था, इसने कला, धर्म और यहाँ तक कि सिक्कों में भी प्रवेश किया। एक उल्लेखनीय उदाहरण गांधार कला शैली है। यह शैली, जो अब उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फली फूली, ने बौद्ध विषयों को चित्रित किया, लेकिन एक विशिष्ट हेलेनिस्टिक स्वभाव के साथ। मूर्तियों ने बुद्ध को ग्रीक कला से प्रभावित मुद्राओं में दिखाया, जो परंपराओं के मिलन का एक दृश्य प्रमाण है। यह मिश्रण एकतरफा नहीं था। ग्रीक शासक जैसे मेनांडर प्रथम बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। उनका शासनकाल ग्रीक और भारतीय दोनों ग्रंथों में वर्णित है। एक ऐसे शासक को दर्शाता है जो स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाता है और अपनी प्रजा का सम्मान अर्जित करता है। पहली शताब्दी सी तक इंडो ग्रीक का प्रभाव कम हो गया, लेकिन उनकी विरासत बनी रही। उनके द्वारा अपनाया गया संलयन, जहां पूर्व पश्चिम से संघर्ष में नहीं बल्कि सृजन में मिला, भारतीय इतिहास में एक आवर्ती विषय बन गया। भाग 5। शक कुषाण आधिपत्य, मध्य एशियाई प्रभुत्व। जैसे जैसे इंडो ग्रीक राज्य कमजोर होते गए, मध्य एशिया से नई शक्तियां उभरी, शक और कुषाण। दक्षिण की ओर प्रवास करते हुए उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल इलाकों पर अपना शासन स्थापित किया, जिससे राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू हुआ। शक शुरू में अन्य खानाबदोश समूहों के दबाव से प्रेरित होकर पश्चिमी भारत में राज्यों को उकेरा। उनका शासन हालांकि संघर्ष से चिह्नित था, व्यापार और शहरी केंद्रों का भी विकास देखा। उज्जैन शहर शक राजा रुद्रदामन प्रथम के अधीन शिक्षा और संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। कुषाणों ने शकों के बाद उत्तर भारत और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों को शामिल करते हुए एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। रेशम मार्ग जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों पर उनके नियंत्रण से उनका शासन आर्थिक समृद्धि का काल था। इस युग में भारत, चीन और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का विकास हुआ। कुषाण सम्राट कनिष्क विशेष उल्लेख के पात्र हैं। बौद्ध धर्म के संरक्षक, उन्होंने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया, जो बौद्ध इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म विश्वास की एक नई शाखा पूरे मध्य एशिया और उसके बाहर फैल गया। भाग 6। गुप्तों का उदय, एक सुनहरा अंतराल। विदेशी शक्तियों की आमद के बीच गंगा के मैदानों में एक नया स्वदेशी राजवंश उत्पन्न हुआ, गुप्त। चौथी शताब्दी सी में प्रमुखता से बढ़ते हुए उन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया, जिससे एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत आक्रमणकारी नहीं बल्कि पुनर्स्थापक थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपराओं और संस्थानों को पुनर्जीवित किया, हिंदू धर्म और संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। इस युग में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ, जिसमें कालिदास और आर्यभट्ट जैसे दिग्गज